पेरेंट्स को पता नहीं क्या हो गया है ना, ससुरा लड़की के पीछे पगलाया है, कहता है कि लव हो गया। भाई दुनिया में लव नहीं होता है किसी से, ये एक अट्रैक्शन है सबको। मान लीजिए मेल है तो उसे फीमेल से होगा, फीमेल से है तो उसे मेल से होगा। तो कोई कैसे कहेगा कि हम तुम्हारी ओर अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो उसको छुपाने के लिए कहता है हमको लव हो गया। भैया लव अब नहीं हो गया। अगर आपसे कोई कहता है ना कि वो आपसे ट्रू लव करता है, तो उससे कहिएगा कि हमको अभी मेरा किडनी खराब हो गया, 1 लाख रुपए की जरूरत है, नहीं देगा। लेकिन आप अपने माता पिता से कहिएगा कि हमको 1 लाख की जरूरत है, और रियल में भी अगर हो जाएगा तो वो अपना शरीर बेच देंगे आपके लिए, लेकिन वो नहीं बेचेंगे। ये होता है लव। लेकिन लोग अट्रैक्शन को लव कहते हैं, उसके लिए पूरी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। ये सब बाबू गलत चीज है। जो आप अपना देखिए, आप अपना करियर छोड़ के अगर इस सब चीज में जाइएगा तो पूरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। आप जो रिश्ता खोजते हैं अपना कॉलेज में, कोचिंग में, ये सब परमानेंट रिश्ते नहीं हो सकते हैं। हाँ, आप गर्लफ्रेंड से शादी करेंगे तो ये आपके लिए बेस्ट लड़की होगी, लेकिन माँ बाप जो ढूंढ के लाएंगे, जो भगवान आपके लिए बनाया है, वो लड़की आपके लिए यूनिक होगी। इफ यू विल बेस्ट यू विल नंबर 1, एंड इफ यू विल यूनिक यू विल ओनली 1। तो याद रखिएगा, जो भगवान आपको बना के जोड़ता है ना, वो रिश्ता सबसे अच्छा होता है। अपने माँ बाप को देखिए ना, क्या झगड़े नहीं हुए, लेकिन आज भी वो लोग एक साथ रहते हैं। इसमें जो बात है कि उसको स्ट्रीम नहीं चुनना पड़ेगा। जैसे आप 10th पास करते थे तो आपसे पूछा जाता था 11th में जाएंगे इंटर में तो आप साइंस से पढ़ेंगे कि कॉमर्स से कि आर्ट्स से। अब वो सिस्टम खत्म कर दिया जाएगा। अब क्या किया गया, स्ट्रीम हटाकर मल्टीपल सब्जेक्ट। जैसे मान लिया कि कोई लड़का गया, उसने 9th पास किया 10th में, या 10th पास करके इंटर में गया, तो उसको क्या करना है, सब्जेक्ट लेना है। अब मान लीजिए उसका मैथ अच्छा है तो मैथ ले लिया, साथ ही उसकी दिलचस्पी बायोलॉजी में है तो बायोलॉजी ले लेगा, और इसके अलावा उसको भूगोल पढ़ने में बहुत शौक है तो ज्योग्राफी भी ले लिया। अब कोई मतलब नहीं, कोई लड़का आया तो बायोलॉजी ले लिया, इतिहास ले लिया, फिर उसको कॉमर्स में भी मतलब है तो अकाउंटिंग ले लिया, यानी कॉमर्स से अकाउंट ले लीजिए, साइंस से आप बायोलॉजी केमिस्ट्री ले लीजिए, उधर मैथ ले लीजिए, मन करते हिंदी ले लीजिए। अब ये नहीं है कि आप किस स्ट्रीम के हैं तो क्या पढ़ रहे हैं, ये बहुत बेहतरीन किया गया है। हम लोग के वक्त में ये नहीं था। हालांकि हम जो पढ़ाई किए हैं 10th तक तो CBSE बोर्ड से किए, उसके बाद से 12th साइंस से कर दिए, फिर BSc इंग्लिश ग्रेजुएशन कर लिए, इंग्लिश मीडियम ही होता है, BSc फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ऑनर्स था। उसके बाद PG में हम ज्योग्राफी ले लिए, PhD में हम इन्वायरमेंटल साइंस। तो हम तो खुद ही खिचड़ी होती है। जैसे बिजली तड़कता है तो आपका मोबाइल जो होता है टावर से कनेक्ट रहता है, इसलिए बिजली मोबाइल की ओर तेजी से भागता है। देख रहे हैं ईश्वरी बतिया रही है, पता नहीं कहाँ, खूब मन से बतिया रही है। यह है ना, अभी थी हो जाएगी, जैसे बिजली गिरेगा थी। तो इसलिए जब बिजली गिरे ना तो नहीं कि छत पे बतिया, हाँ खाना खा ली, ये सब नौटंकी नहीं, अंदर रहना चाहिए, गिर जाएगा तो थे हो जाएंगे आप। और गलती नहीं करना है, जब बिजली तड़क रही होती है तो लोग छाता लगा लेते हैं। छाता का जो रॉड होता है, आप रॉड को पकड़े रहते हैं, आप जमीन पे रहते हैं तो जमीन से रॉड जो होता है ना ग्राउंड हो गया रहता है, और ये छाता को पकड़ के मार देता है करंट, बहुत तेज बिजली गिर जाती है। देखिए ये बकलोलिया पता नहीं किसका इंतजार कर रही है छाता लगा के, अभी जाएगी हो, धड़ाम से गिरेगा चल जाएगी। लेकिन हमारे देश के इंटेलिजेंस भी जिम्मेदार है। तुम जासूस किस काम करे कि तुमको ये पता नहीं चल रहा है कि पाकिस्तान की हजारों फौज घुस गई, वो आर्टिलरी लेके चले आए, एमुनेशन लेके चले आए, मिसाइल लेके घुस गए, हमारी फौज चुपचाप मुंह देख रही है। हमारी फौज तो बहादुरी से लड़ी, जो जासूस थे सब, इंटेलिजेंस उस चोटे कहां मर गए थे सब। और ये हमेशा से यही होता है। 1962 की लड़ाई हम लोग को मुंह की खानी पड़ी यही जासूसों की वजह से। 1984 में ये ससुरे सियाचिन में घुस गए थे, फिर भी कुछ नहीं हुआ। अरे सब छोड़िए, 2008 में देखिए ना, मुंबई में जब हमला हुआ तो हमारे जासूसों को पता ही नहीं था कि अजमल के साथ घुस गया, हमला कर दिया, छोटा सरकारी नौकरी लेना है, कोनो काम का नहीं है। सब अधिकारी इनको ले आके, हम तो रहते ना वहां पे, हमारे पास पावर रहता ना, हम तो ससुर जितने अधिकारी हैं ना ससुर को जिस तरह से पाकिस्तानियों को भूने थे ना उस तरह भून देते ससुर। तुम क्या कर रहा है, क्योंकि हम युद्ध जीत सकते हैं। हमारे इतिहास में एक और शौर्य गाथा लिखी जा सकती है, लेकिन उन माओ की गोद जो सुनी हो गई करगिल की लड़ाई में, उन्हें हम कभी नहीं लौटा सकते उन छोटे जासूस इंटेलिजेंस वालों की वजह से। बस नौकरी हो गया ना, सरकारी नौकरी, अब कौन जरूरत है जासूसी करने का। मेहरारू संगे घूमो, हम लोग हाँ कैसी हो देश भाड़ में जाए। अगर कोई चीज घूम रही है, जैसे हम ऐसे घूम रहे हैं तो घूर्णन कर रहे हैं, तो हमारे ऊपर बोझा लाद दीजिएगा ना, 4-5 किलो का सामान लाद दीजिएगा तो हमारी स्पीड घट जाती है। तो ये एक्स्ट्रा बोझ ही तो है जो पृथ्वी पर आके गिर रहा है, जिस वजह से पृथ्वी की जो घूमने की रफ्तार है वो घटते जा रही है। क्या हो रही है, घट रही है। तो आज से लगभग 900 मिलियन पहले पृथ्वी बहुत तेज घूमती थी, तो 18 घंटे का ही दिन होता था। अभी थोड़ा लुसुर घूम रही है, तो लुसुर घूमने से दिन अभी 24 घंटा का हो गया है। हम तो चाहते हैं कि इतना ना धीमा घूमे पृथ्वी कि दिन 30 घंटे का हो जाए, लेकिन 900 मिलियन के बाद ये दिन 30 घंटे का होगा। 30 घंटे का हो जाता है कितना बढ़िया रहता है, 6 घंटा में काम कर लेते, बाकी 24 घंटा में अपना एप्लीकेशन पे पढ़ाओ, यूट्यूब पे पढ़ाओ, कहीं पढ़ाओ, समझे, दिन छोटा हो जाता है। तो आने वाले 900 मिलियन साल बाद पृथ्वी पर इतना उल्का पिंड गिरेगा कि एकदम ये लुसरा हो जाएगी, लुसु समझते हैं, लेजी, और इतना धीमा हो जाएगा कि 30 घंटे का क्या होगा, एक दिन होगा। जल्दी हो इसका काम। इंडिया जो है ना, नेपाल और भूटान के साथ ऐसे ट्रीट करता है जैसे वो उसके छोटे भाई हैं। नहीं, आदमी छोटे भाई को कर देता है। तो ये इंडिया की भी कमी है। इंडिया को भी सोचना चाहिए कि देश जो है वो क्षेत्रफल से बड़ा छोटा नहीं होता है,
हमको नेपाल को एक बराबरी का पार्टनर के हिसाब से ट्रीट करना चाहिए। ये इंडिया की मिस पॉइंट है जो इसे छोटे भाई की तरह ट्रीट करता है। इस बात को हम भी मानते हैं। आप याद करेंगे जब नरेंद्र मोदी नेपाल गए थे तो उस समय उन्होंने कहा था अपने भाषण में, नेपाल के लोग जल्दी से जल्दी अपना संविधान बनाएं। तो इस पर नेपाली मीडिया ने भी प्रतिक्रिया दिया था कि आप कौन होते हैं हमको ये बताने वाले कि हम अपना संविधान जल्दी बनाएं या देर बनाएं। हालांकि उनका कहने का सेंस गलत नहीं था, लेकिन हाँ, हमें किसी दूसरे देश में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। तो ये एक नेपाल के लोग कहते हैं भैया आप हमको छोटा भाई की तरह क्यों ट्रीट करते हैं, हम ये हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब ये इस लहरों को उत्पन्न करने में ये मुख्य भूमिका पृथ्वी का घूर्णन गति, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण, सूर्य का गुरुत्वाकर्षण इसमें होता है। जबकि आप देखेंगे हीरोइन गाना गाती है, सागर में उठने वाली हर लहर को सलाम, ये तो तोरा खाती उठ रहा है काई, तो चंद्रमा पृथ्वी ये सब के गुरुत्वाकर्षण से उठ रहा है, इनको अपने सुझल रहता है। कुछ लोग कहते हैं कि जो मैथ में इंटीग्रेशन समेशन पढ़े थे, इतिहास में जो पलासी का युद्ध, सिकंदर का आक्रमण, ये सब पढ़े थे, भूगोल उगोल में पढ़े थे, उस सब का अभी जरूरत क्या पड़ता है, हमको पढ़ाया क्यों? तो भाई साहब देखिए, पढ़ाई का अर्थ होता है कि आपके दिमाग को विकसित करना। जो व्यक्ति ये मैथ में पढ़ा होगा ना, इंटीग्रेशन समेशन, और ये जो अच्छे पढ़े लिखे लोग होते हैं वो कभी भी चाय की दुकान पर छोटे मोटे बहस में भाग नहीं लेते हैं। अगर आप उनको बहस में घेरिएगा ना तो कहेंगे अच्छा भैया ठीक है फिर मिलेंगे। और वही जो ये सब नहीं पढ़ा रहता है वो कहेगा, उल्टा सीधा बहस में फंस जाता है। तो पढ़ाई का उद्देश्य क्या होता है? सर्वांगीण विकास करना, आपके दिमाग का विकास करना। वरना आईएएस की पढ़ाई में जितना इतिहास भूगोल पढ़ाया जाता है उन लोग को, ड्यूटी लाने के बाद डीएम की कुर्सी पर बैठ के ये सब का कोई काम नहीं है। काम क्या है कि पढ़ाई के वक्त में जो अपने दिमाग को उसने विकसित किया, उस विकसित दिमाग का उपयोग वो नौकरी के बाद कैसे समाज की सेवा में करेगा, ये उद्देश्य होता है। इसीलिए सरकार नोट छाप के गरीबी दूर नहीं करती, क्योंकि महंगाई जरूरत से ज़्यादा बढ़ जाएगी। वेनेजुएला ने ऐसी कोशिश की थी, इसका नतीजा ये हुआ कि वेनेजुएला में 10 लाख% महंगाई बढ़ गई। वहाँ 2 लाख रुपए का ब्रेड मिलता है। अब महंगाई का अंदाजा लगाइए, भारत में लगभग 10% महंगाई है, वेनेजुएला में 10 लाख% महंगाई है। इसीलिए नोट छाप के गरीबी दूर नहीं की जा सकती। ये इनको कितना वैल्यू दे रहा है, बराबरी की तरह। आ जाओ बेटा, आ जाए इधर आ जाओ। और ये जो भाई साहब है ना, इनके खुद के अब्बा है ये, और मतलब इनके अब्बा है ये किंग सलमान, और ये मोदी जी को रिस्पेक्ट देखिए। तो ये फर्क पड़ता है कि आपका देश के पास अगर पैसा है, इकोनॉमी है, तगड़ा है, अगर पूरी रिसोर्सेज से, तो फिर आपको वैल्यू ज़्यादा मिलेगी, आराम से मेहमान नवाजी होगी इस तरह से। आइए बैठिए। और अगर ऐसे जाएंगे भिखारी की तरह, आए चल तेरा पैसा देते हैं, कितना चाहिए, चल 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 इसको ले जाओ, नाश्ता पानी कराओ यहाँ पे। पाकिस्तान का जो फॉरेन रिजर्व है, मुद्रा भंडार है, वो $16 बिलियन है। ये कोई चीज़ छुपी नहीं रहती है, ऐसा नहीं है कि हम अपने पास से बता रहे। तो अगर कोई गधा भी होगा तो $16 बिलियन में से कभी लेगा $294 बिलियन कर्जा। अब आप खुद सोच के देखो, पाकिस्तान के लोग भी अगर देखे होंगे तो सोचो अपने देश के प्रधानमंत्री और नीति निर्माण वालों को कि कितना ज्यादा कर्जा लिया, कभी भी ये कर्जा नहीं चुका पाते हैं। इसलिए पूरी दुनिया में इनको कोई नींबू के ऊपर नींबू और नींबू के ऊपर धागा। और इमरान खान की पत्नी को सी जिनपिंग लेके भागा। कहीं क्या तुमको क्या ये तो होता है, चाइना जो है वो कर्जा देता है तो कर्जा के बदले या तो जमीन ले लेता है श्रीलंका की तरह, नहीं तो इज्जत ले लेता है पाकिस्तान वालों की तरह। वीडियो में बताया था पाकिस्तान की औकात, उसकी नक्शा की तुलना कुत्ता से कर दिया था। इवन गूगल पे भी यही वाला सीन दिखाएगा। हम बोल दिए थे इनका मेकअप कर दिए थे, बोलते थे पाकिस्तान के रहने वाले को आतंकवादी बोलते हैं, हम बोलते थे पाकिस्तान आतंकवादी सप्लाई कर सकता है, इसको हम चीन का रखेल बोल देते हैं, कभी इसको बवासीर बोल देते हैं। हम क्या करेंगे, बड़ा बुढ़ौती में 3 को ब्याह करेगा तो क्या कर दे कि बहुत शरीफ है, बाल ब्रह्मचारी है। हम तो ये 3 को ब्याह किया, भाई तुम्हारे देश का मैटर है, तुम 3 की जगह 300 कर लो, हमको क्या मतलब है। इनका एक वायरल कर दिया पीछे से आलू आगे से सोना, जबकि पूरा वीडियो देखे हैं। इस साइड से आलू डालो, उस साइड से सोना निकालो। ये हो गया आपका आधा सच। अब देखिए पूरा सच। इस साइड से आलू डालो, उस साइड से सोना निकालो। इतना पैसा बनेगा, आपको पता नहीं होगा क्या करना है पैसे का। मेरे शब्द नहीं है, नरेंद्र मोदी जी के शब्द हैं। 15 लाख रुपए हर बैंक अकाउंट में, और अब बैंक अकाउंट खोलने के लिए 3000 रुपए दो। अरे अभी हम दोनों का टाइम खराब चल रहा है, आपका तो कुछ ज्यादा ही खराब चल रहा है। हमारा तो नॉर्मल है, कुछ लोग हैं लोग जो बढ़ के हैं, आप तो ज्यादा लोग बढ़ के